आजकल के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो हो रही है। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस ग्रोथ पर हैं और हमें कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका कुछ रिवर्स बताने वाली हूँ कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए और बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो, ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि डूज के साथ साथ आपको डोंट्स भी जरूर पता होने चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, उससे पहले हमें एक टर्म समझना होगा जो कि है वैल्यू माइग्रेशन। अगर मैं बात करूं एज एन इन्वेस्टर, तो हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उससे क्या चाहिए होता है, वैल्यू चाहिए होती है। अगर वो वैल्यू ही एक स्टॉक से, एक कंपनी से माइग्रेट होकर कहीं और जा रही है तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई भी पॉइंट नहीं रहता है। अब वैल्यू माइग्रेशन से आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूं। अब वैल्यू माइग्रेशन भी कई सारे तरीके के होते हैं। अब सबसे पहले हम वैल्यू माइग्रेशन के 3 स्टेजेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहला होता है वैल्यू इनफ्लो। ये किसी कंपनी या फिर किसी इंडस्ट्री का एक ऐसा टाइम होता है जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा होता है और इनके प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। उसके बाद आता है वैल्यू स्टेबिलिटी, जब इंडस्ट्री बिल्कुल रुक जाती है, ग्रो तो हो रही है बट स्लो ग्रो हो रही है और लोग उसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है वैल्यू आउटफ्लो। एक ऐसा टाइम जब उस इंडस्ट्री से लोग हटकर आगे जाना चाहते हैं या फिर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब भी आप किसी स्टॉक को या फिर सेक्टर को चूज कर रहे हो तो आपको हमेशा वैल्यू इनफ्लो वाले सेक्टर्स को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि यही आपको अच्छे प्रॉफिट्स दिलवा सकते हैं। अब ये तो हमने बात करी स्टेजेस के बारे में। वैल्यू माइग्रेशन भी कई तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी माइग्रेशन। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कंपनी टू कंपनी भी शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अर्ली 2000s की, तो उस टाइम पर लोग प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझ रहे थे। लोग अपना पैसा पब्लिक बैंक में से निकाल कर प्राइवेट बैंक्स में एफडी करा रहे थे। वो एक ऐसा एरा था कि लोग कंपनीज चेंज कर रहे थे। अब अगर नेक्स्ट माइग्रेशन की बात की जाए तो वो है इंडस्ट्री माइग्रेशन। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकती हूँ। अब आज के टाइम पर लोगों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है, लोगों के पास टाइम भी कम है, तो अब रेलवे से जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो एविएशन पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक तरीके का हो गया इंडस्ट्री माइग्रेशन। अगर सेगमेंट माइग्रेशन की बात की जाए तो जो बिजनेस होता है वो अपने बिजनेस मॉडल को ही चेंज कर रहा है, अपने सोर्स ऑफ इनकम को ही चेंज कर रहा है, वो हो जाएगा बिजनेस माइग्रेशन। अब जब भी हम कोई सेक्टर चूज कर रहे हैं या फिर हम ये देख रहे हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना, तो वैल्यू माइग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा कंसेप्ट होना चाहिए, जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करो कि आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना भी है या फिर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल पावर कंपनीज। हम सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है और इंडियन पॉपुलेशन भी आगे बढ़ती जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इंडियंस की नीड्स और भी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो उसकी वजह से तो ये अच्छा सेक्टर हुआ ना, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आगे जाकर लोगों की पावर नीड और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन मैंने बोला ट्रेडिशनल पावर कंपनी। अब मैं जिन कंपनीज की बात कर रही हूँ वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पर अगर बात की जाए नॉन फॉसिल फ्यूल कंपनीज की, तो वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलर एनर्जी से और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन फॉसिल फ्यूल कंपनीज की, तो उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। गवर्नमेंट भी इसे पुश कर रही है कि लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। यहाँ तक कि गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स भी लेकर आ रही है ताकि हर कोई अपने घर पर सोलर लगवाए और उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। तो जो ट्रेडिशनल पावर कंपनीज हैं वो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब धीरे धीरे ये तो नहीं होगा कि ये कंपनी खत्म हो जाए, लेकिन धीरे धीरे इनकी सर्विसेज को यूज करना लोग बंद कर देंगे और गवर्नमेंट भी यही पुश करेगी कि इन सारी कंपनीज का जो यूसेज है उसे कम कर दिया जाए। इसीलिए जो कंपनीज और इंडस्ट्रीज हैं वो आगे आने वाले
टाइम में ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखा पाएंगी। वहीं अगर बात की जाए वैल्यू माइग्रेशन की, तो इसमें आपने देखा कि कैसे कंपनी टू कंपनी लोग माइग्रेट हो गए, नॉन फॉसिल फ्यूल कंपनीज में माइग्रेट हो गए फॉसिल फ्यूल कंपनीज से। अब जहां पर लोगों को ज्यादा बेनिफिट दिखेगा, कम चार्जेस में इलेक्ट्रिसिटी दिखेगी, लोग वहीं पर ही मूव होंगे और उसी का ही यूसेज इंक्रीज करेंगे। तो आपको ये वाली कंपनीज बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अब जिस नेक्स्ट सेक्टर का मैं नाम लेने वाली हूँ, हो सकता है उस सेक्टर पर काफी लोग ट्रस्ट भी करते हो और उसी सेक्टर में इन्वेस्ट भी करते हो, लेकिन द फैक्ट इज कि ये सेक्टर आपको हमेशा लॉस ही फेस करवाएगा। मैं बात कर रही हूँ एविएशन सेक्टर की। अब अगर एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो ये 1900 से ही रिसेशन फेस करता आ रहा है, और अगर मैं अब तक की बात करूँ ना, तो 100 कंपनीज ऐसी हैं जो ऑन रजिस्टर अपने आप को बैंकरप्ट बता चुकी हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लोगों की इनकम एक्चुअली में इंक्रीज हो रही है और वो रेलवे से एविएशन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बंद हो जाएगी, ये हमेशा चलेगी और लोगों की जो नीड है ना उसके अकॉर्डिंग आगे भी बढ़ेगी। लेकिन अगर बात की जाए प्रॉफिट की, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कम हो। जब हम किसी एयरलाइन की बात करते हैं तो उसके ऑपरेशंस में ना बहुत सारे कॉस्ट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उस कंपनी के खुद के प्रॉफिट्स काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और वहां से हमें प्रॉफिट मिलना तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अब एयरलाइन सिर्फ एक कॉस्ट से नहीं चलती हैं, एयरलाइंस में बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, जैसे कि मार्केटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और उसके बाद जो गवर्नमेंट के इतने सारे रूल्स होते हैं, और फ्यूल का चार्ज। अगर मैं आपको बताऊं तो जो फ्यूल का परसेंटेज होता है ना, वो उनके ओवरऑल कॉस्ट का 30% होता है। अगर फ्यूल में जरा सा भी प्राइस ऊपर नीचे होता है तो इनके प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत बुरी तरह असर पड़ता है और बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं इनके प्रॉफिट मार्जिन। वहीं अगर मैं बात करूं ऑपरेशन कॉस्ट में, तो ऑपरेशन कॉस्ट में उन्हें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर वो कोई भी एयरक्राफ्ट लीज पर ले रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, उसका भी चार्ज पे करना होता है। अगर उनका प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा है तो उसका भी उन्हें फीस पे करना पड़ता है। अगर बात की जाए स्टाफ की, तो एयरलाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा स्टाफ होता है। अब अगर आप एयरलाइंस में फ्लाई करते रहते होगे तो आपने जरूर चेक किया होगा कि ग्राउंड स्टाफ्स भी अलग अलग होते हैं। जब आप एंट्री करोगे, गेट से लेकर जब तक आप बोर्ड कर देते हो, हर जगह आपको उस एयरलाइन का स्टाफ दिखेगा। तो इनके जो कॉस्ट होते हैं ना, वो काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही ज्यादा गिर जाते हैं, जो कि लगभग 10% तक ही होता है। वहीं अगर बात की जाए प्राइस कंपटीशन की, तो इंडिया में इतनी सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस हो गई हैं कि कट टू कट प्राइस कंपटीशन चलता रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपको एक मॉर्निंग की फ्लाइट बुक करनी है, दो एयरलाइंस हैं, एक आपको प्राइस दे रही है 1700 और एक आपको प्राइस दे रही है 1400, तो आप कौन सा बुक करोगे? आप 1400 वाला बुक करोगे। लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस था वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम था, जिसकी वजह से अब इस एयरलाइन को लॉस फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो मार्केट में प्राइस कंपटीशन है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। हालांकि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो खुद को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं। एग्जांपल इंडिगो। अगर इंडिगो की बात की जाए तो वो एक लौती एयरलाइन ऐसी है जो कि काफी ज्यादा डेवलप्ड है, अपने प्रोसीजर्स में भी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड है। अगर बात की जाए इंडिगो के प्रॉफिट्स की, क्योंकि अगर हम सिर्फ आउटर से देखकर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, अगर उसके प्रॉफिट की बात की जाए तो लास्ट 4 इयर्स से इंडिगो लॉस में है। अगर आप लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो सकता है कि फ्यूचर में ग्रोथ भी हो जाए, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज्यादा परसेंटेज यही होता है कि आप लॉस फेस करो। अब अगर लास्ट सेक्टर की बात की जाए तो वो है माइनिंग और मेटल्स का सेक्टर। इंडिया में ना माइनिंग काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन है चाइना। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में मेटल्स और कमोडिटीज प्रोड्यूस भी की जाती हैं और एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर है मेटल्स का और कमोडिटीज का। चाइना के आगे कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता इन माइनिंग और इसकी प्रोड्यूसिंग में भी। अब मेटल्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, या फिर केमिकल्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको ये सेक्टर अवॉइड करना चाहिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या इंडिया चाइना को बीट नहीं कर सकता? इंडिया चाइना को बीट कर सकता है, बट अगर आप पॉसिबिलिटीज पर अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। तो इंस्टेड ऑफ इट आपको उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आपको श्योरिटी हो कि ये सेक्टर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये 3 सेक्टर्स जो मैंने आपको बताए, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स भी सेफ रहें और लॉन्गर टर्म में आपको अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिले। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सेक्टर्स के अलावा कोई भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। उसका
रीजन भी जरूर लिख देना ताकि हर किसी तक हम वो रीजन और सेक्टर पहुंचा सके। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट ना कर दें। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।